नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने जो खबर सुनी वही खबर आपने भी सुनी होगी कि हिंदुस्तानी अगर टाइम को देखें तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच ईरान के ऊपर इजराइल ने लगातार एक के बाद एक हमले किए, जिनको आप मल्टी प्रॉन्ग हमला कह सकते हैं। कई निशानों पर ये हमले थे, कई ठिकानों पर ये निशाने थे। जो पहला ठिकाना था वो था ईरान के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट आर्मी से जुड़े हुए लोग और जो उसका एटॉमिक रिसर्च है उससे जुड़े हुए लोग। दूसरा जो हमला था वो एटॉमिक सेंटर्स पे हमला था, कई सारे एटॉमिक सेंटर्स पर भी हमला किया गया। अब इजराइल जो इसको कह रहा है वो कह रहा है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। अगर इसका लफ्ज दर लफ्ज अगर मानी निकाला जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान उसके ऊपर हमला करने वाला था और ईरान हमला करे इससे पहले ही इजराइल ने हमला कर लिया, जो आप भी जानते हैं कि पूरी तरह से झूठ है। मेरी दिक्कत इजराइल से नहीं है, इजराइल ने यह हमला किया ये तो कई दिनों से लग रहा था। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि ईरान की तैयारी क्या थी, या फिर ईरान ये मान के चल रहा था कि जितनी खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं, जितनी खबरें आ रही हैं, वो सारी की सारी खबरें केवल साइकोलॉजिकल वार हैं। कारण क्या है? आर्मी के इंपॉर्टेंट लोगों पे हमला किया गया और आप जानते हैं कि हुसैन सलामी साहब को मार दिया गया, जो आईआरजीसी के संयुक्त कमांडर थे। अब आप ये सोचिए कि जब हमले का मामला चल रहा था, जब इस तरह के हालात थे, तो वो अपने बेडरूम में क्या कर रहे थे? उनको किसी बंकर में होना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को मारा गया है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं या बाकी लोग, ये सारे लोग अपने घरों में, अपने फ्लैट में क्या कर रहे थे? और खास तौर पे तब जब इजराइल और अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है कि एक तरफ बातचीत का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ जब आप बिल्कुल निश्चिंत होते हैं कि बातचीत चल रही है, इस बीच में कुछ नहीं होना है, तो आपके ऊपर हमला कर देंगे। आप हिजबुल्लाह में नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ था उसको याद कर लीजिए। लेबनान में जो हमला हुआ था, उस समय लेबनान का पीस प्रोसेस चल रहा था इजराइल के साथ। यह हो रहा था कि बातचीत हो रही है, पीस प्रोसेस जो है वो फाइनली पहुंच रहा है। और उसी समय खबर यह आई कि गया हुआ था नेतन्याहू यूएन के लिए, यूएन की मीटिंग के लिए अमेरिका। और अमेरिका में जब वो बैठा हुआ था, ये लोग निश्चिंत थे, अपने अड्डों पर थे, अपनी जगहों पर थे। हमला हुआ और हसन नसरुल्लाह मारे गए। ऐसी तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी कि कैसे बातचीत में फंसाकर, बातचीत में उलझाकर सबसे ज्यादा खतरनाक हमले किए गए। ईरान के साथ भी अमेरिका की बातचीत लगातार चल रही थी। अब चल रही थी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो कोई आगे बातचीत हो इस बात की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं क्या होता है। बातचीत चल रही थी। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा कल ट्वीट किया था कि अगले राउंड की बातचीत संडे को होनी है। अब ये लोग निश्चिंत हो गए होंगे कि बातचीत तो चल ही रही है, और ये जो निश्चिंत हो गए इसी का फायदा उठाकर कल इजराइल ने हमला किया और उसके पहले संकेत मिले थे। कल और परसों लगातार खबरें मिल रही थी कि जो ठिकाने हैं मिलिट्री के, जो अमेरिका के ठिकाने हैं, उन ठिकानों से एक एक करके जो आर्मी है उसकी फैमिलीज को वहां से हटाया जा रहा है, इवैक्यूएशन हो रहा है। हक्काबी जो इजराइल के अंदर अमेरिका के राजदूत हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इजराइल के लिए ज्यादा काम करते हैं, अमेरिका के लिए कम काम करते हैं। कल रात को वहां के टाइम के हिसाब से 2:30 बजे रात को हक्काबी का एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट ऐसा आता है कि हम रात को यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, इजराइल को गॉड जो है वो इजराइल को बचाए। ये सब इशारा था कि कुछ होने वाला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान ने ये सब ऐसे आसानी से होने क्यों दिया। और इशारे आप सुन लीजिए। ईरान ने अभी 2 या 3 दिन पहले यह कहा था, वहां के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, मैंने भी उसको कोट किया था, मैंने भी अपने यहां न्यूज दिखाया था कि हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं इस बात की कि इजराइल जो है वो अपने एटॉमिक क्षेत्र में, जो उसका अपना एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज और किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन। कल और परसों जो है उन्होंने वो इंफॉर्मेशन आउट करनी शुरू की। कल बेसिकली उन्होंने 4-5 पेपर आउट किए जो ट्विटर पर वायरल हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आईएईए का जो डायरेक्टर है, आईएईए जो इंटरनेशनली एटॉमिक एनर्जी को देखती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसका जो चेयरपर्सन है ग्रासी, वो पूरी तरह से इजराइल के लिए काम कर रहा है। यह बात भी ईरान को पता थी। और काम करने का मतलब कि ईरान के जो एटॉमिक ठिकाने हैं, ईरान के जो मेन एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, इन सब के बारे में जानकारी इजराइल के पास कोई और नहीं दे रहा था। आईएईए का जो चेयरपर्सन है ग्रासी, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। मतलब आप देखिए,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है वो जाती है ईरान के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए कि ईरान का एटॉमिक पावर कहां कहां है, ईरान के कौन कौन से मेन जो हैं वो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, ये सारा करती है। ये होना चाहिए पूरी तरह से सीक्रेट, पूरी तरह से गोपनीय। लेकिन ये जांच के प्रोसेस में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, ईरान का ये कहना है कि ग्रॉसी जो आईएईए का चीफ है वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है इजराइल को। यानी आपको यह बात पता है कि आपके एटॉमिक ठिकानों के बारे में, आपके एटॉमिक साइंटिस्ट के बारे में इजराइल को अच्छी तरह से पता है। फिर इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी, किसी और की तो नहीं थी। खैर यह हमला हुआ है और यह हमला बड़ा हुआ है और इस हमले के तुरंत बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने उस बयान में कहा है, टेलीवाइज बयान है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया है। उस बयान में यह कहा गया कि यह जो लड़ाई है यह कई दिन, कई हफ्ते और महीनों जारी रह सकती है। यानी सीधी सी बात है कि ईरान के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की प्लानिंग है। अब रात को अगर आप देखेंगे तो मार्क रूबियो का जो ट्वीट आया है सुबह सुबह, उसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका इसमें किसी तरह से शामिल नहीं है, इजराइल ने अपने आप ये हमला किया है। लेकिन उसके बाद ट्रंप का बयान आता है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग में शामिल होंगे। इसके बाद पता यह चलता है कि जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है इजराइल के लिए कि भाई आप हमारे एयर स्पेस का यूज करें। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो सारे के सारे इराक के एयर स्पेस से हुए हैं और इराक के एयर स्पेसेस पर पूरी तरह से कब्जा अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। यानी अगर इराक के एयर स्पेस से हमला हुआ है तो बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिका भी इस हमले में शामिल है। बिना अमेरिका को शामिल किए यह हमला हो नहीं सकता था। अब आप देखिए, ट्रंप साहब आए सत्ता में और ट्रंप साहब ने जो सबसे बड़ी बात की वो की कि हम जंग रुकवा देंगे। लेकिन अभी जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ, तीसरी आलमी जंग की तरफ हौले हौले नहीं, अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, वहां भी क्या खेल हुआ? रशिया के साथ बातचीत का पूरा चल रहा था तमाशा, और अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि उसी बीच में यूक्रेन ने सबसे बड़ा अटैक किया रशिया के ऊपर। यहां ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। कल तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम हर तरह से बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत के बहुत करीब हैं, फला हैं, ढिमका हैं, और आज ईरान के ऊपर हमला करवा दिया। और उसके बाद आप देखिए, ईरान को जो ये लड़ाई लड़नी है ना, मैं यहां बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता। ईरान को जो ये लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल से नहीं लड़नी है, इस बात को आप याद रखिएगा। ईरान को इजराइल से भी लड़ाई लड़नी है, अमेरिका भी उसमें शामिल है। ब्रिटेन से अभी खबर आई थी कि वो इजराइल की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है। हमास वाली जो लड़ाई है, गजा वाली जो लड़ाई है, उसमें तो ब्रिटेन ने खुल के साथ दिया ही है, यानी ब्रिटेन से लड़ाई लड़ना है। अगर आसपास के मुल्कों की बात करें तो टर्की है, जो इस समय पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर बैठा हुआ है। सीरिया में उसकी चल रही है, आर्मीनिया में उसकी चल रही है, हर जगह उसकी चल रही है। अमेरिका ने उसको खुली छूट दी हुई है। और टर्की इस लड़ाई में डायरेक्टली उतरे या ना उतरे, लेकिन इनडायरेक्टली निश्चित तौर पर मदद करेगा इजराइल की, वैसे ही जैसे फलस्तीन के खिलाफ मदद करता रहा है। अब आप देखिए, सऊदी अरब का तुरंत मलामत का पूरा जो होता है आ गया, मजम्मत की कि इजराइल को यह अटैक नहीं करना चाहिए था। सऊदी अरब बहुत सारी ऐसी मजम्मतें कर चुका है फलस्तीन के लिए, बाकी जगहों के लिए, लेबनान के लिए भी कर चुका है। उसके अलावा भी कुछ मुल्कों का आया है सामने कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इजराइल की मजम्मत हो रही है। मैं खाड़ी के मुल्कों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो अरब वर्ल्ड है उसके भीतर की। लेकिन जब ईरान ने आज अपने ड्रोन छोड़े हैं, उसके बाद 700-800 ड्रोन छोड़ने की खबर है कि ईरान ने 700 या 800 ड्रोन इजराइल के ऊपर छोड़े हैं, तो उन ड्रोनों को रोकने की कोशिश में सारे शामिल हैं। जॉर्डन ने तो अपना एयर स्पेस खोल ही दिया, सऊदी अरब में भी उन ड्रोन्स को रोका जा रहा है, बाकी मुल्कों में भी रोका जा रहा है। यानी आप एकदम समझ लीजिए कि ईरान को जो ये लड़ाई लड़नी है वो मिडिल ईस्ट में अपने पड़ोसियों से भी लड़नी है, इजराइल से भी लड़नी है, अमेरिका से भी लड़नी है, इंग्लैंड से भी लड़नी है। और मदद के नाम पर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के जितने भी बयानात आ जाएं, कोई वहां अपनी आर्मी भेजकर मदद नहीं करने वाला है। यह बात बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान के पत्रकार है हामिद मीर,
हामिद मीर का ये एक ट्वीट आया था कि ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान बन सकता है, इसलिए पाकिस्तान को साथ देना चाहिए ईरान का। फिलहाल मैं यहां बैठ के आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी इस जंग में नहीं उतरेगा। हामिद मीर पत्रकार हैं जितना भी कह लें, लेकिन पाकिस्तान का जो सरमाया है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। अमेरिका जहां कहेगा वहीं जाकर वो खड़े होंगे। भले चाइना से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ना तो चाइना, ना तो पाकिस्तान, ना रशिया, ना टर्की, ना इंडोनेशिया, जितने भी मुल्क ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, उनमें से कोई जाकर वहां लड़ने वाला नहीं है। हद से हद हथियार दे सकते हैं, हद से हद पैसा दे सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब सामने हालात कैसे हैं? हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, इस बात को समझना चाहिए। ईरान ने बड़ी गलती की है भरोसा करके। ईरान लगातार बातें बड़ी बड़ी करता रहा। हुसैन सलामी साहब का अभी कल या परसों ही बयान आया था कि इजराइल ने अगर अटैक किया तो हम इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, और बयान अच्छी बात है, लेकिन आप उनकी तैयारी देखिए कि वो अपने फ्लैट में सो रहे थे। वो जिस जगह पे सो रहे थे वो बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं थी, और इजराइल ने निशाना बनाकर सबसे पहले उन्हीं को मार। आयतुल्लाह खामनेई साहब का काफी लंबा बयान आया है, कई सारे ट्वीट आए हैं, वीडियो भी आया है। इरना जो ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उस पर भी उनका बयान है, जिस पर उन्होंने वही कहा है कोई भी जो उस समय कहता। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने यह बहुत बड़ी गलती की है और इसके बाद इजराइल का वजूद हम खत्म कर देंगे। सुनने में यह बयान अच्छा लगता है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईरान कोई बड़ा कमजोर मुल्क है। इस बात को याद रखिए, ईरान अभी तक इजराइल का जिनसे मुकाबला हुआ है उनमें सबसे ज्यादा मजबूत मुल्क है। लेकिन ईरान जितना टालता रहा पश्चिम के चक्कर में, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अगर वाकई अभी तक वो एटॉमिक पावर बन गया होता, उसने एटम बम बना लिया होता, तो इजराइल की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से हमला करे। इजराइल को पता है कि यहां टाल मटोल चल रही है। खामनेई साहब कहते हैं कि इस्लाम अलाउ नहीं करता, उसके बाद इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, कुल मिला जुला कर अभी हालात ये हैं कि इजराइल के पास बाकी हथियार तो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया भर की हैं, और भी हथियार हैं, बहुत एडवांस हथियार हैं। चाइना से टेक्नोलॉजी मिली है, टेक्नोलॉजी इनको जो मिली है वो रशिया से मिली है, सारी जगहों से टेक्नोलॉजी मिली है, हथियार मिले हैं, और मजबूत आर्मी है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क भी है, इजराइल की तुलना में आप देखेंगे बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर वाकई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में अगर ये सीधी लड़ाई होती, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता ईरान के लिए इजराइल को हरा पाना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये पूरी लड़ाई जो ईरान को लड़नी है, वो ना केवल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इस तरह के जो इजराइल के ट्रेडिशनल दोस्त हैं उनके खिलाफ लड़नी है, बल्कि अगल बगल से भी उसको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। हिजबुल्लाह की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद लगातार कमजोर होता गया है। उसके काफी सारे सीनियर कमांडर्स को मार दिया गया है, उसकी मिसाइल फैक्ट्रीज को खत्म कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह कितनी मदद कर पाएगा हम नहीं जानते। लेबनान एज अ कंट्री तो इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा। सऊदी अरबिया कहां तक जाता है देखिए, खुल के सपोर्ट भले ना करे इजराइल का, लेकिन ईरान का सपोर्ट नहीं करेगा। एक जमाने में जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं वो कह चुके हैं कि खामनेई हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं नहीं जानता। रहा सवाल कतर का, ओमान का, जॉर्डन का, इन मुल्कों से कोई ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। जॉर्डन ने तो पहले ही अपना एयर स्पेस खोल दिया है, इसलिए वहीं जाकर खड़े होंगे जहां अमेरिका खड़ा होगा। अभी ट्रंप साहब आए थे, जिस तरह का स्वागत हुआ, उसके बाद कहीं से किसी को कोई ये दिमाग में होना नहीं चाहिए कि वो कैसे भी इजराइल के खिलाफ खड़े हों। और अगर इस लड़ाई में ईरान अपनी ताकत से इन सब का मुकाबला कर पाता है, पूरी मजबूती के साथ अगर लड़ पाता है, अगर वाकई न्यूक्लियर बम बना पाता है, तब तो ईरान का वजूद रहेगा। वरना अगर वही गलती करेगा जो इराक ने की, अगर वही गलती करेगा जो हिजबुल्लाह ने की, वही गलती करेगा जो लीबिया ने की, तो यहां पर भी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि रेजीम चेंज किया जाए, आयतुल्लाह खामनेई को उनके गद्दी से हटाया जाए और किसी अमेरिकन पपेट को बिठाया जाए। यह कोशिश होगी अमेरिका और इजराइल की सबसे पहले। और अगर वो ये करने में कामयाब हो गए, तो जो कंडीशन आज इराक की है और बाकी मुल्कों की है, वही कंडीशन ईरान की हो सकती है। क्योंकि ईरान की मदद के नाम पर कुल मिला जुला के यमन के हूती हैं, उनके अलावा कोई बड़ी ताकत ऐसी नहीं बची हुई है। मिडिल ईस्ट के बीच में मैं बात कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट के बीच में बात कर रहा हूं, जो ईरान के साथ आकर खड़ी हो सके। और अगर ईरान अपनी ताकत से इजराइल को बड़े ब्लोज दे सकता है,
अगर इजराइल को वो बड़े नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वाकई इजराइल के वजूद को खतरा पहुंचा सकता है, तब आप ये समझ के रहिए कि ये हार जो होगी वो अमेरिका की होगी, इजराइल की होगी और पश्चिम की होगी। और ये बहुत बड़ी हार होगी जो पूरी दुनिया का, आप कह सकते हैं, नक्शा बदले या ना बदले, लेकिन पूरी दुनिया का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को पूरी तरह से पलट के रख देगा। इसलिए आने वाले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी ड्रोन्स भेजे हैं, बात ये हो रही है कि ड्रोन्स के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल भेजेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे ये इजराइल के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि हक्काबी, जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी कि अमेरिका के राजदूत हैं वो इजराइल के अंदर, वो सेनेटर्स को अलग से बता चुके हैं, ये बात कह चुके हैं कि अगर ये लड़ाई होती है तो इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि ईरान के पास इतनी बैलिस्टिक मिसाइल है कि जब वो बरसेगी इजराइल में तो आपने जितने भी सेफ्टी मेजर्स लगा रखे हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स बेकार हो सकते हैं। एक अकेला यमन हर 4 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे पर पूरे इजराइल को कैंप में जाने पर मजबूर कर दे रहा है। सायरन पे सायरन बज रहे हैं। तो यहां तो जंग से पहले ही इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और अगर ईरान पूरी ताकत से लड़ता है और सिर्फ फाइनेंशियली और हथियार के साथ भी रशिया और चाइना ढंग से उसका साथ दे पाते हैं तो ये दुनिया के नक्शे को ना बदले, मैंने आपसे कहा कि दुनिया के इक्वेशंस को बदल देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ईरान की भी हालत वही होती है जो लेबनान की हुई, हिजबुल्लाह की आप कह सकते हैं हुई, या फिर असद की हुई, तो यकीन जानिए कि ग्रेटर इजराइल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज जो अरब के मुल्क साथ खड़े हो रहे हैं अमेरिका के, कल उनका नंबर आएगा। पाकिस्तान का भी नंबर आ सकता है, लेकिन अमेरिका उसके साथ है तो शायद उसका नंबर ना आए, वहां तक इजराइल ना आना चाहे। लेकिन जो बाकी मुल्क हैं जो इस समय अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनकी जमीनें भी दखल होंगी, उनकी जमीनें भी कब्जा होंगी, और उनके साथ भी उस समय कोई नहीं होगा जो किसी तरह की मदद कर पाए। मैं दिल्ली से बाहर हूं, जल्दी ही लौट के आऊंगा और लगातार जो अपडेट्स होंगी आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। आप सिर्फ हमारा कमेंट बॉक्स खोल सकते हैं, जो पिन कमेंट हमारा पहला होता है उसको खोल के देख सकते हैं, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसे खोल के देख सकते हैं। आप हमारे साथ होंगे तो हम लगातार हक की बात पूरी ताकत के साथ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।